हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 17वीं लोकसभा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, ये जो डिस्कशन है ये आपके 2024 तक होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 17वीं लोकसभा। दोस्तों, इसकी शुरुआत करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि लोकसभा क्या है। तो दोस्तों, लोकसभा संसद या पार्लियामेंट का एक सदन है, एक हाउस है। अब बात करें संसद की, तो संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? तो संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो दोस्तों, लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में, 81 में उल्लेख है लोकसभा का। और दोस्तों, मैक्सिमम साथियों को ये प्रॉब्लम आती है कि अनुच्छेद याद कैसे रखें, तो उसकी एक ट्रिक रहेगी। संसद की 3 अनुच्छेद याद करने की ट्रिक है सरल। दोस्तों, सरल का मतलब है, स का मतलब है यहाँ पर संसद, र का मतलब राज्यसभा और ल का मतलब है लोकसभा। दोस्तों, इससे रिलेटेड अनुच्छेद याद करने के लिए आपको स के नीचे 79, र के नीचे 80 और ल के नीचे 81 लिख देना। तो संसद का उल्लेख रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख रहेगा अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का उल्लेख रहेगा अनुच्छेद 81 में। तो 3 अनुच्छेद आपको सरल से सीधा याद हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये तरीका ध्यान रखना है, सरल, 79, 80 और 81। आगे बात करें हम लोग दोस्तों कि लोकसभा का चुनाव होता कैसे है। तो दोस्तों, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, मतलब आम आदमी इस चुनाव में भाग लेता है। हर 5 वर्षों में आम आदमी इन चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट वोट देता है। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वह वोट देने का अधिकार है या मत देने का अधिकार है। साथियों, मतलब अगर ये क्वेश्चन बने कि किस नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर हो उसको वोट देने का अधिकार है। बात करें चुनाव का निर्णय कैसे होता है दोस्तों, तो इसका एक सिंपल मेथड है, वो है अग्रता ही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। मतलब दोस्तों, जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं वही चुनाव का विजेता माना जाता है। आगे बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और ये नोट है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मताधिकार की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दोस्तों, 1989 से पहले मताधिकार की उम्र थी 21 वर्ष, जबकि वर्तमान में उम्र है 18 वर्ष। तो दोस्तों, ये 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। और किस वर्ष की गई? ये वर्ष की गई 1989 में। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से कम 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, लोकसभा का पहला चुनाव, मतलब पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। तो ये लोकसभा का पहली बार चुनाव हुआ था दोस्तों। और चुनाव करवाने वाली संस्था कौन सी है? निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन। तो लोकसभा का चुनाव करवाने वाली संस्था है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन या चुनाव एक ही होता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। अब बात करें हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो निर्वाचन आयोग किस प्रकार का आयोग है? तो ये एक संवैधानिक आयोग है दोस्तों, संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब क्या है? कि जिसका संविधान में उल्लेख हो। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है दोस्तों जिसका संविधान में उल्लेख हो, मतलब इस संस्था का उल्लेख है संविधान में कि ये संस्था किस तरह से कार्य करेगी, किस अनुच्छेद में उल्लेख रहेगा। तो संवैधानिक संस्था का मतलब है कि संविधान में उल्लेख। अब बात करें संविधान के किस भाग में उल्लेख है निर्वाचन आयोग का, तो दोस्तों संविधान के भाग 15 में उल्लेख है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि भाग 15 में संविधान के टोटल दोस्तों मूल संख्यांक जो है 22 है, मूल संख्यांक 22 है, जबकि कुल भाग वर्तमान में है 25 भाग है दोस्तों, जबकि नंबर्स 22 ही है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे 9A, 14A, 9B, इस तरह के भाग है दोस्तों। तो भाग एक्चुअली तो 22 ही है, मूल संख्यांक 22 है, लेकिन टोटल भाग जो है वो 25 भाग है। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख है संविधान के भाग 15 में, 15वें भाग में निर्वाचन आयोग का है। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है। दूसरा, भाग 15 में उल्लेख। अब अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक है दोस्तों। भाग 15 के 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और दोस्तों, अगर आपसे एक अनुच्छेद पूछा जाए तो वो अनुच्छेद बताइएगा आप, अनुच्छेद 324 कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है साथियों अनुच्छेद 324। बाकी इससे संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख है वो कंप्लीट 324 से 329 तक है। आगे बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई,
तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन को मतलब 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई या चुनाव आयोग की स्थापना, इसी कारण से इसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों आगे बात करें हम लोग चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की संरचना, मतलब कितने सदस्य होते हैं उसके बारे में बात करें तो चुनाव आयोग में एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों, जो इसका मुखिया रहेगा, और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त। तो टोटल संरचना होगी दोस्तों वो है 1+2, मतलब टोटल 3 सदस्य होते हैं दोस्तों। टोटल संरचना होगी 1+2। इसके वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों सुनील अरोड़ा और पहले थे सुकुमार सेन। दोस्तों जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन चुनाव आयोग के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे या मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो थे सुकुमार सेन। और वर्तमान में है दोस्तों सुनील अरोड़ा। बात करें दो अन्य चुनाव आयुक्त की तो वो है सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। आगे बात करते हैं दोस्तों ईवीएम क्या होती है, इससे वोटिंग होता है ना। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा आप, ये भी कुछ एक परीक्षाओं में जो मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया है कि ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में, केरल का एक विधानसभा क्षेत्र है पारूर, वहां पर किया गया था 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग। तो अब बात करें कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया, तो दोस्तों गोवा विधानसभा चुनाव में 1998 में किया गया था। इसके साथ साथ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था 1998 के विधानसभा चुनाव में। अब बात करें दोस्तों लोकसभा चुनाव में पहली बार कब किया गया, तो दोस्तों 2004 के 14वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, 1982 में। कहाँ पर? केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार मतलब ईवीएम का प्रयोग किया गया, वो था गोवा विधानसभा चुनाव। और पूर्ण रूप से किस लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो वो थी 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पहली बार पूर्ण रूप से ईवीएम का प्रयोग किया गया था। दोस्तों आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नोटा, नन ऑफ द अबोव। मतलब एक नोटा एक ऑप्शन रहता है दोस्तों ईवीएम में कि अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो, नन ऑफ द अबोव मतलब इनमें से कोई नहीं, अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। इसके बारे में बात करें तो इसका प्रयोग करने वाला भारत विश्व का 14वां देश बना है। और ये प्रयोग कब हुआ पहली बार, तो दोस्तों पहली बार प्रयोग हुआ ये 2013 में, भारत में पहली बार प्रयोग हुआ 2013 में। और दोस्तों ये 5 विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रयोग किया गया था। कौन कौन से? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभा चुनाव में 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और ये प्रयोग किस वर्ष किया गया? 2013 में। और ये ऐसा करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? भारत विश्व का 14वां देश बना साथियों। बात करें किस लोकसभा चुनाव में ये पहली बार प्रयोग किया गया, तो दोस्तों 2014 के 16वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। 16वीं लोकसभा के चुनाव में 2014 में लोकसभा चुनाव में पहली बार नोटा का प्रयोग किया गया। दोस्तों नोटा से संबंधित ये सारी चीज़ें, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। पहला, विश्व का 14वां देश कब? 2013 में। और 5 विधानसभा चुनाव में किया गया। लोकसभा चुनाव 16वीं लोकसभा का चुनाव था 2014 में। आगे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीवीपैट, ये लेटेस्ट है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो ईवीएम मशीन होती है, अगर कोई भी व्यक्ति ईवीएम मशीन के थ्रू वोट देता है तो उसके पास में, आपने कभी अगर वोट दिया है तो उसके पास में एक बॉक्स होता है, उसमें से जिस व्यक्ति को आपने जो वोट दिया है उसकी एक पर्ची निकलती है या एक मतलब एक डॉक्यूमेंट निकलता है, एक पेपर निकलता है, जिसको आपने वोट दिया है उसका एक साइन रहेगा, उसका चुनाव चिन्ह रहेगा, तो वो रहता है दोस्तों वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब आपने जिसको वोट दिया है क्या उसी को ही वोट दिया है, इसीलिए वीवीपैट का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसके बारे में पहली बार बात करें कि वीवीपैट का विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो दोस्तों नागालैंड के विधानसभा चुनाव में पहली बार 2013 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था।
लोकसभा चुनाव कौन से थे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे अभी लेटेस्ट जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में, उनमें पहली बार पूर्ण रूप से वीवीपैट का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो ये वीवीपैट से संबंधित चीज़ें हैं। अब बात करें दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019, इसी चुनाव के तहत 17वीं लोकसभा का गठन हुआ। तो इसमें बात करें 17वीं लोकसभा चुनाव की अधिसूचना, ये नोटिफिकेशन जारी हुई दोस्तों 10 मार्च 2019 को। 10 मार्च 2019 को 17वीं लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी हुई। और दोस्तों ये चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे, 7 स्टेजेस में संपन्न हुए। तो इसके बारे में आगे बात करें कब शुरू हुए दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक संपन्न हुए थे। और इन लोकसभा चुनाव का परिणाम आया दोस्तों 23 मई को। 23 मई को इन चुनाव का परिणाम आया था। और उसके बाद अगर बात करें अपन, ये 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ, 25 मई 2019 को 17वीं लोकसभा का गठन हुआ। और पहला सत्र शुरू हुआ इस 17वीं लोकसभा का 17 जून 2019 को। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक नए लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, मतलब 2024 तक जो भी परीक्षाएं रहेगी उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना बहुत रहेगी। क्योंकि दोस्तों लोकसभा का 17वीं लोकसभा का गठन कब हुआ, लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ, तो 17 जून 2019 से लोकसभा का 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं। तो वर्तमान में कुल लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 543। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो लोकसभा में बहुमत के लिए सीटें चाहिए दोस्तों आधे से एक ज़्यादा, मतलब 272 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। अब बात करें दोस्तों, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव, उस वक्त चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे, वो सीटें थी दोस्तों 542। मतलब एक सीट कहाँ गई, तो दोस्तों तमिलनाडु के वेल्लूर सीट पर नकदी मतलब कैश प्राप्त हो गया था, वोटर्स को कैश बांटा जा रहा था। तो इस कारण से तमिलनाडु की वेल्लूर सीट पर चुनाव रद्द कर दिए गए थे। आगे बात करें दोस्तों चुनाव का परिणाम क्या रहा 2019 के लोकसभा चुनाव का, तो दोस्तों इन चुनावों में जो एनडीए गठबंधन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसको बीजेपी लीड कर रही थी, तो इस गठबंधन को सीटें प्राप्त हुई दोस्तों 353 सीटें। आप देख सकते हैं कि भारी बहुमत प्राप्त हुआ। लोकसभा में बहुमत होता है 272, जबकि एनडीए को सीटें मिली 353 सीटें। और जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था, ये था यूपीए, मतलब कांग्रेस लीड कर रही थी, इस गठबंधन को सिर्फ 91 सीटें प्राप्त हुई और अन्य को सीटें मिली आप 98। तो इस वजह से दोस्तों एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उनको मेजोरिटी मिली, प्रचंड बहुमत मिला 353 सीटों के साथ। अब बात करें दोस्तों पार्टी वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए परीक्षाओं में। तो दोस्तों किस पार्टी को कितने सीटें मिली, प्रमुख पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली दोस्तों 303। 542 सीटों पर चुनाव है, 303 सीटों पर विजय प्राप्त की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 52 सीटें प्राप्त हुई दोस्तों। वो लोकसभा की कुल सीटों का 10% भी नहीं प्राप्त हुआ, लोकसभा की कुल सीटों का। इस कारण से इन्हें विपक्ष का नेता का पद भी नहीं मिल पाया। द्रविड़ मुनेत्र कजगम, ये कौन सी पार्टी है दोस्तों, ये है आपके डीएमके, तमिलनाडु की पार्टी है डीएमके, इसको 23 सीटें प्राप्त हुई दोस्तों तमिलनाडु में। युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस, ये है दोस्तों वाईएसआर का आपने नाम सुना होगा, वाईएसआर कांग्रेस है दोस्तों। ये पार्टी आंध्र प्रदेश में है, इसको 22 सीटें प्राप्त हुई। और ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, इसको 22 सीटें प्राप्त हुई पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी की पार्टी है दोस्तों। तो ये 17वीं लोकसभा में जो पार्टी वाइज जो कितनी सीटें मिली, ये दोस्तों कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सेंट्रल लेवल की परीक्षाओं में, और ये आगे भी फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग बात करें कि दोस्तों लोकसभा चुनाव में जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की दोस्तों। 4 निर्दलीय उम्मीदवारों ने ही जीत हासिल की। धीरे धीरे ये आंकड़ा घट रहा है दोस्तों। आप सब देख रहे हैं कि पार्टियों को ज़्यादा सीटें मिलती है, निर्दलीय कम ही उम्मीदवार जीत पाते हैं। आगे बात करें दोस्तों हम लोग इस 17वीं लोकसभा के बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं और 2024 तक दोस्तों जो भी परीक्षाएं होगी उसमें पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। बात करें कि 17वीं लोकसभा में अब तक सर्वाधिक 78 महिला सांसद चुनी गई है दोस्तों। अब तक मतलब जितनी भी लोकसभाएं गठित हुई है उनमें सर्वाधिक महिला सांसद किस लोकसभा में चुनी गई, तो 17वीं लोकसभा में, और कितनी 78 महिला सांसद चुनी गई है दोस्तों। और ये कुल सदस्य संख्या का 14.39% है, लगभग 14% मान सकते हैं। तो 78 महिला सांसद 17वीं लोकसभा में चुनी गई। आगे बात करें कुल पंजीकृत मतदाता 91.05 करोड़ थे दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था,
मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या में कोई वोट नहीं देता। और मतदान प्रतिशत रहा था दोस्तों 67.11%। तो दोस्तों ये भी अब तक का सभी लोकसभाओं में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत था 67.11%। अब तक की सभी लोकसभाओं में सर्वाधिक मतदान था दोस्तों। इन चुनाव में 4 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने भी बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई जीत नहीं पाया दोस्तों। 4 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन अगर बात करें निर्दलीय उम्मीदवार कितने जीते तो वो भी 4 ही थे दोस्तों, लेकिन कोई भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया दोस्तों। बात करें भारत में नोटा, मतलब मैंने आपको अभी बताया नोटा के बारे में, तो भारत में नोटा मतदान कितने, मतलब किसी को भी वोट कितने लोगों ने नहीं दिया, वो है दोस्तों 1.04%। और सर्वाधिक नोटा मतदान किस राज्य में हुआ, तो दोस्तों ये राज्य है बिहार। बिहार में दोस्तों 2.08% मतदाताओं ने नोटा पर मतदान किया। आगे बात करें दोस्तों कि सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद कौन थे, तो दोस्तों ये थे CR पाटिल। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा में या लोकसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद कौन थे, CR पाटिल। दोस्तों ये गुजरात से है, नवसारी गुजरात से है, और इन्होंने 6,89,668 वोट से जीत हासिल की। सर्वाधिक मत इन्हीं सर्वाधिक वोट से यही जीते पूरे भारत में। और अब बात करें न्यूनतम मतों से कम मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद कौन थे, ये थे भोलानाथ दोस्तों। भोलानाथ के कई बुक्स में या कई जगह पर इनका नाम BP संतोष है, भोलानाथ P संतोष। तो इन दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही व्यक्ति है दोस्तों। न्यूनतम मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद है भोलानाथ BP संतोष। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मछली शहर से जीते हैं, और दोस्तों ये मात्र 181 वोट से जीते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद है CR पाटिल, नवसारी गुजरात से, और न्यूनतम मतों से जीत हासिल करने वाले सांसद है भोलानाथ या BP संतोष, ये 181 वोट से जीते थे। आगे बात करें दोस्तों सबसे युवा 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है, तो दोस्तों 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू उड़ीसा से सांसद है, क्योंझर सीट से। ये जब चुनाव जीती उस वक्त केवल 25 वर्ष और 11 माह की आयु थी इनकी। और दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। तो दोस्तों ये 25 वर्ष 11 माह की आयु थी इनकी चंद्राणी मुर्मू की। भारत की सबसे युवा सांसद है वो है चंद्राणी मुर्मू वर्तमान में। बात करें दोस्तों सबसे युवा की बात हुई तो सबसे बुजुर्ग सांसद कौन है, तो दोस्तों सबसे बुजुर्ग सांसद है डॉक्टर शफीकुर रहमान। ये दोस्तों 86 वर्ष की उम्र के हैं और संभल उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते। बात करें दोस्तों सबसे युवा सांसद है चंद्राणी मुर्मू, लेकिन ये सबसे युवा महिला सांसद है। दोस्तों सबसे युवा पुरुष सांसद कौन है, तो वो है दोस्तों तेजस्वी सूर्या। ये 27 वर्ष के थे, बेंगलुरु से सांसद है दोस्तों। तो ये आपके सबसे बुजुर्ग, सबसे युवा महिला और सबसे युवा पुरुष सांसद की बात हुई दोस्तों। आगे बात करें कि 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने दोस्तों वीरेंद्र कुमार। ये टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है दोस्तों। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नए सदस्यों को शपथ दिलाता है दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर वही होता है जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, मतलब कि सर्वाधिक बार चुना गया सदस्य हो। बात करें दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है दोस्तों ओम बिरला। और ओम बिरला कहाँ से सांसद है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। ओम बिरला कोटा बूंदी से सांसद है, जो राजस्थान का एक लोकसभा सीट है। कोटा बूंदी से सांसद है राजस्थान से। अब बात करें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बात कर रहे हैं दोस्तों अभी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है लद्दाख, जो भी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र, और वो है दोस्तों चांदनी चौक नई दिल्ली। ये क्षेत्र सबसे छोटा है। बात करें दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वो है दोस्तों मलकाजगिरी, आंध्र प्रदेश में है। जनसंख्या की दृष्टि से 29 लाख लगभग जनसंख्या है दोस्तों, 29 लाख लगभग जनसंख्या है इसकी। और बात करें दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये 4 पॉइंट आप सब लोग ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये आपके सभी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले पूछे भी गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरह से 17वीं लोकसभा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हुआ। थैंक यू एवरीवन।